आप सभी रसिक श्रोताओं का मैं अन्नू कपूर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हिंदी सिनेमा से जुड़े सच्चे और सही किस्से कहानियों को लेकर ऑथेंटिक स्टोरीज एंड ट्रिवियाज के साथ, आपकी इजाजत के साथ, आपकी शुभकामनाओं के साथ, प्रेम के साथ शुरू करता हूं आज का ये शो, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज के इस शो में बताऊंगा कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के पहले जब लता मंगेशकर की तबीयत खराब हुई तो चेकअप के बाद डॉक्टर ने किया एक सनसनीखेज खुलासा। क्या था बताऊंगा आज के शो में। इसके अलावा कैसे नौशाद साहब ने बंद होने की कगार पर खड़ी प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश पिक्चर्स को बचा लिया और उसके बाद बना डाली एक सुपर डुपर क्लासिक फिल्म। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां आज की महफिल में चर्चा में रहेंगी। फिलहाल तो शुरुआत करते हैं इस सुहाने सफर की 1962 की एक फिल्म। 20 साल बाद के एक गाने को रिकॉर्ड करने से पहले लता जी हो गई बीमार। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार जी गीत रिकॉर्ड करने को तैयार थे। म्यूजिशियन, स्टाफ, स्टूडियो सब रेडी, मगर लता मंगेशकर रिकॉर्डिंग में नहीं आ सकी। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन जब लता मंगेशकर सुबह सोकर उठी तो उन्हें लगा कि तबीयत कुछ गड़बड़ है। पेट अपसेट था, लगा थोड़ा आराम करने पे शायद तबीयत बेटर हो जाए, मगर जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे हालत तबीयत बिगड़ने लगी। अचानक वॉमिट शुरू हो गई, ग्रीन स्टफ निकलना शुरू हो गया। शी स्टार्टेड थ्रोइंग अप। डॉक्टर बुलाया गया। बहुत कमजोरी आ गई थी, बिस्तर पकड़ के बैठ गई, लेट गई। डॉक्टर ने चेकअप किया घर पर और जब एक्सरे निकाला गया तो डॉक्टर्स परेशान हो गए। फैमिली वालों ने पूछा, बताइए आप क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा, लता जी को खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं परिवार की क्या हालत हुई होगी। और यह निर्णय लिया गया इस खबर को सुनकर। लता जी की बहन उषा मंगेशकर ने सभी लोगों को जो किचन में जाते थे सख्त इंस्ट्रक्शन दिया, कोई खाना नहीं बनाएगा। आज के बाद उषा मंगेशकर अपनी दीदी लता के लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाएंगी। पहले बनाता था कुक, वो दिखाई नहीं दिया। बहुत ढूंढा, खोज की, घर पर नहीं दिखा, बाहर ढूंढा, पता नहीं पड़ा। हो सकता है डॉक्टर के आते ही मौका देखकर भाग गया हो। लाख कोशिशें करने के बाद, सर्च करने के बाद ये कुक जो उनके घर पे खाना बनाता था, इसका कोई ट्रेस नहीं मिला, ना ही वो अपनी बची हुई पगार लेने आया। तो सबने ये निष्कर्ष निकाला कि जरूर किसी ने लता मंगेशकर के खिलाफ साजिश रची होगी और इस कुक को डिप्यूट किया होगा ऐसा काम करने के लिए। आप ताज्जुब करेंगे दोस्तों, इस स्लो पॉइजनिंग की ट्रेजेडी के बाद लता जी को वापस रिकवर होने में पूरे 3 महीने लग गए। घर पे ही इलाज होता रहा। उनके इलाज के दौरान उनके एक दोस्त ने उनका बहुत साथ दिया और वो थे शायर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी साहब। मजरूह साहब शाम रोज 6 बजे घर पहुंच जाते लता जी के और घंटों तक उन्हें कविताएं सुनाते, शायरी सुनाते, गप्पे मारते। इस तरह ये सिलसिला लगातार 3 महीने तक मजरूह साहब ने जारी रखा, जब तक कि लता जी बिल्कुल फिट नहीं हो गई। और 3 महीने की बीमारी से रिकवर होने के बाद जो उन्होंने पहला गीत गाया वो था हेमंत कुमार जी की फिल्म 20 साल बाद का, और गीत के बोल थे, कहीं दीप जले कहीं दिल। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।
वापस आकर बताऊंगा कि कैसे संगीतकार नौशाद साहब ने बंद होने की कगार पर खड़ी प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश पिक्चर्स को बचा लिया और बना डाली एक सुपर हिट फिल्म। ये फिल्म कौन सी थी बताऊंगा ब्रेक के बाद। सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। कई सारी फिल्मों में जबरदस्त फाइनेंशियल लॉस हो जाने की वजह से प्रकाश पिक्चर्स के ओनर डिसाइड कर चुके थे कि अब प्रोडक्शन हाउस, प्रोडक्शन कंपनी को बंद कर देना पड़ेगा। जब इस बारे में वहां काम करने वाले एम्प्लॉइज को पता चला तो समझ लीजिए कि लोग रो उठे। वो दिन आ गया जब ऑफिस को ताला लगाना था, स्टूडियो को बंद करना था। स्टूडियो को बंद करने से पहले स्टूडियो की चाबी को अपने अपने हाथ लगाने को कहा गया है सभी लोगों से, जो भी एम्प्लॉइज थे। इमोशनल बहुत सीन था, इमोशनल मोमेंट्स थे। सभी लोगों ने निराशा, दुख, भारी मन से, गीली आंखों से चाबी को अपने हाथ लगाकर स्टूडियो को जैसे कि बंद करने की सहमति दे दी। मगर जब संगीतकार नौशाद साहब की बारी आई तो मन विचलित हो गया। मन ने इस बात की गवाही नहीं दी कि इतनी जल्दी हार जाए। उन्होंने स्टूडियो के ओनर से कहा कि क्या एक बार और ट्राई नहीं कर सकते। जो स्टूडियो के ओनर्स ऑलरेडी निराशा में डूबे हुए थे, उन्होंने कुछ सोचा और भारी मन से कहा कर तो सकते हैं, एक ट्राई कर सकते हैं, अगर कोई अच्छा सब्जेक्ट हो तो। नौशाद साहब ने कहा मेरे जहन में एक सब्जेक्ट है, और पूछने पर उन्होंने प्रोड्यूसर को कहानी सुना दी। फिल्म का आइडिया पसंद आ गया और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय ले डाला कि एक कोशिश और कर ली जाए। प्रोड्यूसर नहीं चाहते थे कि फिल्म में किसी तरह की कोई कमी रहे, कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। इसके चलते उन्होंने इस फिल्म के लिए सुपरस्टार दिलीप कुमार और सुपरस्टार नरगिस को कास्ट करने का फैसला ले डाला। नौशाद साहब को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा इस फिल्म की कहानी और गीत और संगीत ही इसकी यूएसपी है। इस फिल्म में बड़े आर्टिस्ट लेने से, नामी स्टार लेने से सारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा उन पर। बेहतर यह रहेगा कि हम किसी नए एक्टर और एक्ट्रेस को इस रोल के लिए साइन करें। प्रकाश पिक्चर्स के ओनर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने एक बार फिर से नौशाद साहब पे ट्रस्ट किया और इस फिल्म के लिए भारत भूषण को हीरो के रोल के लिए साइन कर लिया। अब बारी आई हीरोइन की, तो इसके लिए उन्होंने मीना कुमारी के वालिद अली बख्श साहब से कांटेक्ट किया। रोल सुनकर पापा अली बख्श और मीना कुमारी बहुत खुश हुए और इस तरह से मीना कुमारी को रोल के लिए साइन कर लिया गया। मेरे मेहरबान दोस्तों, फिल्म बनी, रिलीज हुई और बना गई इतिहास। फिल्म सुपरहिट, म्यूजिक सुपरहिट तब से लेकर अब तक। और इसी फिल्म के एक गीत के लिए नौशाद साहब को उनका पहला और आखिरी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। इस फिल्म की सफलता के चलते जहां इस फिल्म से जुड़े कलाकारों और संगीतकार को नाम मिला, वहीं दूसरी ओर नौशाद साहब के कारण प्रकाश पिक्चर्स को नई जिंदगी भी मिल गई। प्रकाश पिक्चर्स के लिए नौशाद के इस प्रेम और उनके कभी हार न मानने वाले जज्बे को सलाम करते हुए बैजू बाबरा। वापस आकर बताऊंगा कि कैसे मिला साधना जी को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक और इस फिल्म ने उन्हें कैसे और क्यों दिया वो लुक, वो स्टाइल जो बाद में बन गया एक मशहूर हेयर स्टाइल। साधना जी के जीवन की यादगार कहानी सुनाऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। सिंधी फिल्म की वजह से साधना जी की फोटो एक मैगजीन में छपी और उस फोटो पे नजर पड़ी हिंदी सिनेमा के फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर शशधर मुखर्जी की। फोटो देखने के बाद दादा मुखर्जी ने उन्हें कांटेक्ट किया, बात बन गई और साइन कर लिया अपनी फिल्म लव इन सिमला के लिए। साधना जी उस समय की हीरोइंस की तरह कन्वेंशनल तो नहीं थी, लेकिन चूंकि प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर को एक क्यूट, लाइवली और एक इनोसेंट लड़की की जरूरत थी और साधना इस तरह से फिट लग रही थी इस रोल के लिए। यह उन दिनों की बात है जब शशधर मुखर्जी ने फिल्मालय के नाम से अपना स्टूडियो शुरू किया था। फिल्म के साथ जुड़े सभी, चाहे वो बैनर हो, डायरेक्टर आर के नैयर हो, हीरो जॉय मुखर्जी हो, सभी लोग नए थे और शायद यही वजह थी कि शशधर जी इस फिल्म को एक्स्ट्रा केयर के साथ बनाना चाहते थे। थोड़ी नर्वसनेस भी थी, स्टूडियो नया था, सब कुछ सेटअप पूरा। तो अक्सर जब वो किसी नए को कैमरा टेस्ट के लिए, स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाते तो साधना जी को मेकअप करवा के सामने खड़ा कर दिया करते थे। उससे कुछ डायलॉग बुलवाते, एक्ट करवाते, टेस्ट शूट करते। तो साधना जी बन गई एक, क्या कहना चाहिए, मॉडल। इस सब एक्सरसाइज करने का फायदा साधना जी को बहुत हुआ। वो धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, कैमरा फ्रेंडली हो गई और धीरे धीरे, जब कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, तो वो कैमरे के सामने अभ्यास करते करते उनमें एक कॉन्फिडेंस आने लगा, आत्मविश्वास भर गया। लव इन सिमला को बनाने से पहले मुखर्जी साहब ने साधना और जॉय मुखर्जी को अपने इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की बाकायदा ट्रेनिंग दिलवाई और इसके एक साल के बाद साधना जी की पहली हिंदी फिल्म लव इन सिमला बनी और रिलीज हुई। लोगों ने फिल्म बहुत पसंद किया और बॉक्स ऑफिस ने इस फिल्म को हिट करार दे दिया और इसे 1960 की टॉप 10 फिल्म्स में जगह मिल गई। इसी फिल्म के दौरान जब साधना जी के बड़े माथे को कवर करने के लिए पैच या विग लगाने की बात आई, तब डायरेक्टर आर के नैयर ने कहा, देखो जी, कोई पैच नहीं लगाना है, फिर क्या करें? तो वो साधना को कैंप्स कॉर्नर के पार्लर में ले गए और वहां हेयर स्टाइल, जो भी हेयर स्टाइलिस्ट रही हो, उससे कहा कि ऐसा करो कि ये जो फोरहेड जो इतना वाइड है वो थोड़ा सा कवर हो जाए। कैसे कवर करें? तो उन्होंने कहा ऐसा करो, वो जो हॉलीवुड की हीरोइन है ऑड्री हैपबर्न, फ्रिंज दे दो, लगा दो। हेयर स्टाइलिस्ट ने वैसा ही किया और साधना जी के माथे पर वैसे ही फ्रिंज बना दिए जैसे कि ऑड्री हैपबर्न के थे। लेकिन उस वक्त ना तो साधना जी ने ऐसा सोचा था, ना ही आर के नैयर साहब ने, कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये फ्रिंज पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो जाएगी। साधना जी ने अपने एक इंटरव्यू में यह कहा है कि जब लोग उनसे पूछते थे कि ये कौन सा हेयर स्टाइल है, तो उन्हें ऑड्री हैपबर्न का नाम तो याद नहीं आता था, इसलिए वो कह देती ये साधना कट है। और यही साधना कट सारे खल्क में हो गया मशहूर। रेडियो सिलोन पे हीरो हीरोइंस के इंटरव्यू करते करते कब सुनील दत्त खुद हीरो बन गए, ये आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। नाइन्टी 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। अब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह आरजे बलराज दत्त बन गए हीरो सुनील दत्त। जिन हीरोज के, हीरोइंस के इन्होंने रेडियो सिलोन पे इंटरव्यू लिए, उनमें नरगिस भी शामिल थीं। इनके अच्छे व्यवहार और गुड लुक्स के चर्चे इनके रेडियो सिलोन में रहते हुए ही होने लगे थे। कुछ समय बाद ही 1955 में
अपने जमाने के चर्चित डायरेक्टर रमेश सहगल ने इन्हें अपनी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में उस वक्त की बहुत ही मशहूर हीरोइन नलिनी जयवंत के साथ साइन कर लिया एज ए हीरो, और बलराज दत्त को नया नाम दे दिया, सुनील दत्त, क्योंकि एक बलराज यानी बलराज साहनी पहले से ही फिल्मों में मौजूद थे। इस फिल्म से बलराज से सुनील बने सुनील दत्त को पहचान तो मिली, पर सफलता नहीं मिली। सुनील दत्त ने सफलता का स्वाद चखा बी.आर. चोपड़ा की फिल्म एक ही रास्ता, जिसमें इनके साथ थी मीना कुमारी और अशोक कुमार की हिट जोड़ी। लेकिन सुनील दत्त को स्टार बनाया 1957 में आई महबूब खान की मैग्नम ओपस फिल्म मदर इंडिया ने जी, जिसमें इन्होंने नरगिस और राजकुमार के छोटे मगर बिगड़ैल और गुस्सैल बिरजू की भूमिका को आत्मसात कर दिखाया। इस फिल्म में नरगिस के बाद यही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, और सुनील दत्त ने इस रोल को इस तरह जिया कि दर्शकों को सुनील दत्त कौन है पता हो या ना हो, पर बिरजू को पूरा हिंदुस्तान जानता था। एक ऐसा नाम है जिसने अपना करियर शुरू हुई किया शादी के बाद, बताऊंगा ब्रेक के बाद। सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सरोज उर्फ शोभना समर्थ। शोभना जी की मां रतनबाई भी एक एक्ट्रेस थी, इसीलिए घर का माहौल की वजह से वो खुद एक्ट्रेस बनना चाहती थी। पिताजी पीएस शिलौत्री बैंक के ऑनर थे। वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक्ट्रेस बने, नाटकों में या फिल्मों में काम करे। शोभना का जब भी मन करता तो वो थिएटर ग्रुप के लोगों के साथ रिहर्सल का शौक तो पूरा कर लिया करती थी, मगर स्टेज पर जाने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि पता था स्टेज पर गई और डैडी को मालूम पड़ गया वो स्टेज से ही पकड़कर नीचे ले आएंगे। इसलिए अपने इस ख्वाहिश को मन में ही दबा के रखा। पिता का हो गया निधन। शोभना और उनकी मां की सारी जिम्मेदारी और देखभाल अब शोभना के मामा जी करने लगे। फादर के जाने के बाद जब शोभना समर्थ ने अपनी मां से एक्टिंग प्रोफेशन की बात की और ये कहा कि मैं अपने पैरों पर इंडिपेंडेंट होना चाहती हूं, तो मामा ने इस बात से साफ मना कर दिया। मामा ने अपनी बहन यानी कि शोभना की मां से कहा कि एक बार जो ये फिल्मों में गई तो कोई अच्छा लड़का शादी नहीं करेगा। इस तरह एक बार फिर हीरोइन एक्ट्रेस बनने की तमन्ना दबा दी गई। वक्त बीता और वक्त के साथ साथ एक बार रतनबाई ने बेटी शोभना से कहा, देख तेरे लिए मैंने एक बहुत अच्छा लड़का देखा है, मेरे दूर के रिश्तेदार का जानने वाला विदेश से पढ़कर लौटा है और मैं चाहती हूं कि तेरी शादी उससे हो जाए। ये शादी की बात सुनकर शोभना ने तुरंत मना कर दिया। कहा किसी मैं अनजान लड़के से शादी नहीं करूंगी, मना कर दो उसे। कुछ दिनों के बाद एक दिन जब शोभना बाजार से अपने घर पहुंची तो क्या देखती हैं कि घर में एक सुंदर हैंडसम लड़का बैठा हुआ है। शोभना को ये लड़का देखने में ही बहुत अच्छा लगा, मगर हाय हेलो करके अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही मां मिली। मां से कहा, काश तुमने मेरे लिए कोई ऐसा लड़का पसंद किया होता जो बाहर बैठा हुआ है, तो मैं खुशी खुशी हाँ कह देती। मां ने कहा, फिर तो तू हाँ ही कह दे, क्योंकि ये वही लड़का है कुमार सेन समर्थ जो मैंने तेरे लिए पसंद किया है, अभी अभी जर्मनी से पढ़ाई करके लौटा है। अरे क्या किस्मत है। मन बल्लियों उछलने लगा और उन्होंने कुमार सेन समर्थ से शादी के लिए हाँ कर दी। शोभना जी की किस्मत उन्हें हीरोइन बनने का मौका देना चाहती थी। जब उसने कुमार सेन समर्थ से पूछा कि क्या शादी के बाद मुझे एक्टिंग करने दोगे, तो पति कुमार सेन समर्थ ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकती हो। मैं भी तो सिनेमेटोग्राफी की पढ़ाई करके आया हूं और फिल्मों में ही काम करने वाला हूं, तुम तो जरूर कर सकती हो। और इस तरह शोभना की शादी के साथ साथ ही शुरू हुआ उनका फिल्मी करियर। और शादी के कुछ महीनों बाद ही 1935 में
पहली फिल्म उनकी रिलीज हुई जिसका नाम था निगाहे नफरत। वापस आकर बताऊंगा सिंगर बनने आई थी सलमा आगा, कैसे बन गई हिंदी फिल्मों की हीरोइन। सलमा आगा के हिंदी फिल्मों में आने की एक कहानी सुनाऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। अब बात है किसी सिंगर की जिनकी माँ सिंगर थी, एक्ट्रेस थी। उन्होंने सन 1946 में फिल्म शाहजहां में हीरोइन का रोल किया था, मगर घर वालों के विरोध के चलते अलविदा कहना पड़ा फिल्मी दुनिया को। लेकिन यह मन में ठान लिया था कि अगर बेटी हुई और अगर उसका रुझान संगीत और कला की तरफ हुआ तो वो उसे अपने सपने पूरे करने की आज़ादी देंगी। जनाब, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान ओरिजिन की, लंदन में पली बढ़ी जरीना आगा की बेटी सलमा आगा की। सिंगर बनने का ख्वाब देखने वाली सलमा आगा बंबई में जब फिल्मों में अपनी ज़मीन तलाश कर रही थी, तब उन्हें एक ऐसा ऑफर मिला जिसने उन्हें सिंगर के साथ साथ एक्ट्रेस भी बना दिया। बचपन से ही सलमा की अम्मी ने उन्हें संगीत की तालीम देना शुरू कर दिया था। महज 16 साल की उम्र में सलमा ने अपनी आवाज़ में पहला म्यूज़िक एल्बम निकाला, जलवाए गज़ल, जिसमें उन्होंने एक गज़ल खुद लिखी थी। फिल्म का म्यूज़िक दिया था उनकी अम्मी ने। इसके बाद गाने का सिलसिला चल निकला, प्रोग्राम्स करने लगी, पाकिस्तान में भी उन्हें काम मिलने लगा, लेकिन वो अभी स्टार डम अचीव नहीं कर पाई थी। कहीं ना कहीं हिंदी फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी। उनकी ये हसरत पूरी हुई जब उन्हें बॉम्बे से एक फिल्म में गीत गाने का बुलावा आया। फिल्म का नाम था चाणक्य चंद्रगुप्त। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब थे, मगर यह फिल्म कुछ दिनों के बाद बंद हो गई। इसी बीच उनकी मुलाकात राज कपूर से हुई। बातों बातों में पता चला कि वो गाने के लिए बंबई आई हैं। ऑफर भी मिला, मगर दुर्भाग्य से फिल्म बंद हो गई। इस पर राज कपूर ने कहा कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर बीआर चोपड़ा एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, मैं तुम्हें रेकमेंड करता हूं, शायद कुछ बात बन जाए। तो सलमा आगा को आखिर एक दिन बीआर चोपड़ा से मिलने का मौका मिल गया। बीआर चोपड़ा वर्क कर रहे थे निकाह फिल्म की कहानी पर। सलमा और बीआर चोपड़ा की इस मीटिंग के बाद बीआर चोपड़ा ने कहा, मैं तुम्हें ब्रेक दूंगा, मगर एक शर्त है। सलमा ने पूछा, क्या शर्त? बीआर चोपड़ा ने कहा, अगर तुम फिल्म में हीरोइन बनने को राजी हो जाओ तो फिल्म में गाने का मौका जरूर दिया जाएगा। आप ध्यान रखें कि बीआर चोपड़ा के पास वो राज कपूर जी ने रेकमेंड किया था, एज ए सिंगर गई थी। बीआर चोपड़ा ने देखा, उनको शक्ल सूरत भी ठीक लगी। उन्होंने कहा, ये मेरी शर्त है कि सिंगर का मौका तो तब दूंगा जब तुम मेरी फिल्म में हीरोइन बन जाओ। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक बच्ची को कुछ काम करवाने के लिए उसकी पसंद की गुड़िया देने का लालच कर दिया जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बात थी। और इस तरह सलमा को हीरोइन के रूप में उनकी पहली फिल्म ही नहीं मिली, बल्कि उनके गाए गीत दिल के अरमा आंसुओं में बह गए से वो फेमस भी हो गई। और साथ ही साथ इसी गीत के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।